चलो स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो देखो, वेव ऑप्टिक्स काफ़ी मतलब अच्छा चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जेई मेंस में भी, एडवांस में भी आ सकता है। और अगर तुमने एसएचएम अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको, साउंड वेव अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो मानो कि तुम्हारे वेव ऑप्टिक्स भी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। ऑप्टिक्स में दो पार्ट आता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के साथ ही डील करेंगे, लेकिन यहाँ पे लाइट को हम लोग अलग तरीके से एज्यूम करेंगे, वेव नेचर एज्यूम करेंगे। और हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या एज्यूम करते थे, पार्टिकल नेचर, जिसके कारण से वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता था। यहाँ पे स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ, लाइट का बेंडिंग होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो ऑब्स्टेकल जो आता है सामने, वो उसको बेंडिंग कराता है। बराबर है, काइंड ऑफ ऐसा। तो हम लोग समझेंगे। ये तो मैं ऐसे ही पिक्चर बना दिया बेंडिंग का। तो ये ऑब्स्टेकल पे डिपेंड करता है और ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना साइज है, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे लाइट का बेंडिंग होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये तो लाइट जो है वो क्या है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है और वेव का प्रोपोगेशन होता है। तो इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगा, लाइट वेव, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, है ना। जो कि ईएम वेव्स में हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है, कैसे क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को भी बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ पाई डैश, जो भी है। तो ये क्या चीज़ है, वेव है। जब हम लोग एसएचएम पढ़ते थे तो एसएचएम में क्या हम लोग लिखते थे, एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये लिखते थे। और जब इसे हम यस लोग सर। लिखते थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन होगा, या फिर इसका एक्स टी ग्राफ हम लोग बनाते थे। वो कैसा बनता था, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वो ऐसा बनता था, है ना, यस क्योंकि सर। एक्स एज ए हाँ फंक्शन सर। ऑफ टाइम ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, ये तो इस टाइप का बनता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सुपर पोजिशन देखा था कि मान लो कि हमारे पास दो ऐसा चम, x1 एंड x2 साइन ओमेगा टी, और इसे हम लोग बोलते थे फेज। तो लेट से देर इज ए फेज डिफरेंस, है ना, देर इज ए फेज डिफरेंस। इसको मैं A1 एंड A2 बोल लेता हूँ, A1 एंड A2। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे रिजल्टेंट एसएचएम मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या करते थे, x1 प्लस ऑफ x2 करते थे। और यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या स्टेट करता है, वो स्टेट ये करता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल एसएचएम हो रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा वो इन दोनों के समेशन से हमें मिलेगा। इनफैक्ट वेक्टर समेशन भी होता है। तो x1 और x2 बोथ आर वेरिएबल, दोनों का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी एंड a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। पाई को मैं ऐसा करता हूँ, थीटा कर लेता हूँ, द फेज डिफरेंस इज थीटा। और तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग रिजल्टेंट निकाले थे एसी में भी, तो क्या लिखे थे, ए रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ
अल्फा, याद है? अच्छा अल्फा सर। हाँ सर। जो भी है, अंदर का Yes. नाम तो डिफरेंट हो सकता है, अल्फा की जगह पे मैं बीटा लिख दूंगा, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। तो ये ए आर कितना है वो इम्पोर्टेंट है। ए वन ए, स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर तो रूट अंडर ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। कॉस Theta. फाइव। और बेसिकली यहाँ पे होता था कॉस डेल्टा फाइव, एंड डेल्टा फाइव क्या होता है? इट इज द फेज डिफरेंस, है ना? और फेज डिफरेंस क्या है समझना अच्छे तरीके से। इस पूरे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फाई वन। और इस पूरे एंगल को क्या बोलते हैं? फाई टू। और ये क्या है? फाई वन फेज ऑफ फर्स्ट वेव एंड फेज ऑफ सेकेंड वेव। फाई टू को फेज ऑफ सेकेंड वेव बोलते हैं। यहाँ पे डेल्टा फाई का क्या मतलब है? डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाइव माइनस। फाई टू माइनस ऑफ फाई वन। फाई टू का वैल्यू कितना यस। है? ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा और माइनस ऑफ ओमेगा टी। सेम टाइम हम लोग ले रहे हैं तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डेल्टा फाई क्या बचेगा? सिर्फ थीटा बचेगा। समझ में आया क्या? ओके, सेम Yes, एंगुलर sir. फ्रीक्वेंसी हाँ, प्रोवाइड तो कर। बेसिकली क्या है वो? एंगल का डिफरेंस, अगर टाइम सेम है तो। अभी तो सिर्फ ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स वाला भी फंक्शन आएगा। हम लोग तो अभी एस एच एम हाँ के लिए वेव। देख रहे हैं, सिंपल सा। तो एस एच एम वाले के लिए ऐसा है। तो ये हो गया, और इधर से फिर हम लोग टेन अल्फा भी निकाले थे कि टेन अल्फा कितना होगा। तो इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये देखे थे कि हम लोग ऐसा करते हैं, फेजर बना लेते हैं। फेजर डायग्राम में हम लोग ये देखेंगे कि ए वन कितने एंगल पे है? ए वन कितने एंगल पे? जीरो पे। और ए टू कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे थीटा। है। तो बस उन दोनों Papa. को लिख दो। ए वन जीरो एंगल पे है एंड ए टू थीटा एंगल पे। तो ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ऐड होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे हम लोग। तो ये जो मिलेगा मुझे, दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या देता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देता है, रिजल्टेंट एस एच एम का एम्पलीट्यूड। बराबर है क्या? एक्स नहीं यस है। सर। हाँ हाँ। सर। एंड दिस इज Yes, अल्फा, sir. इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो आई थिंक तुम्हें आता ही होगा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू, ए टू। ए ये टू। कितना होगा? ए टू कॉस थीटा एंड साइन थीटा। दिस इज ए टू है ना? यस सर। Yes, sir. याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, याद रखना है इसे। ए वन हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा? ए टू कॉस थीटा। साइन कॉस थीटा सर। अब ये पूरा लंबा सा ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, इसमें कि ए टू साइन थीटा है, और ये है तुम्हारा ए वन प्लस ऑफ ए टू कॉस थीटा। सो दिस इज अल्फा। टेन अल्फा कितना हो जाएगा? ए टू साइन थीटा अपॉन ए वन प्लस ऑफ ए टू कॉस थीटा। आया ना? यस। Yes, sir. हाँ तो ये हमारा टेन अल्फा आ जाएगा। तो ये है सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कोई एसएचएम ही हो। अगर तुम्हारा कोई भी वेव हो, कोई भी दो वेव, तो कोई भी दो वेव का सुपरपोजिशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं और रिजल्टेंट वेव को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक वेव है, तो लेट से कि दो इलेक्ट्रिक वेव तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, दैट ई वन इज इक्वल्स टू थ्री साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स है, और ई टू दे रखा है इज इक्वल्स टू फोर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो पूछा गया है देन फाइंड द ई रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालो कितना होगा, सॉल्व करो। तो देखो इसमें हम लोग सिंपल सा क्या काम करेंगे, जो ई वन है और ई टू है, उन दोनों का हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे।
सॉरी वेक्टर मतलब कि वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग उन दोनों को ऐड करेंगे। सो ई रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस ऑफ E2। सो E1 कितना हो जाएगा, 3 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स और प्लस ऑफ 4 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। चाहो तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला लगा करके, साइन सी प्लस साइन डी, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं उस तरीके से, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। हम लोग को पता है कि ई रिजल्टेंट जो होता है वो ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ अल्फा होगा। लेकिन उसके लिए हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है वो दोनों साइन में होना चाहिए, तभी हमें यस सर। एक्चुअल एंगल मिलेगा। हाँ तो जो 3 का मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, वो 3 एम्पलीट्यूड कितने एंगल पे है, 0 पे, तो जीरो ये मैंने 3 लिख दिया। और ये जो 4 एम्पलीट्यूड है वो कितने पे है, 5/2। ये कॉस है तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, 4 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस π/2। तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, ये कितना होता है, कॉस थीटा, सिंपल। cos θ। तो इसीलिए मैंने एक यस π/2 ऐड कर लिया है यहाँ पे। तो ये जो 4 एम्पलीट्यूड है वो कितने एंगल पे है, π/2 पे। सो दिस इज 4। और वेक्टर लॉ जो भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कर लिया, रिजल्टेंट कितना निकल के आ जाएगा 5, और कितना एंगल मिल जाएगा, tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 4/3 दैट इज 53 डिग्री। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, दैट इज 5 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस अल्फा विच इज 53 डिग्री। समझ में आया। यस सर। यस सर हाँ सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट से दे रखा है y इज इक्वल्स टू y1 दे रखा है, दैट इज 10 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस π/6। y2 दे रखा है 10 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 2π/3 एंड y3 दे रखा है -10 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ π/6। y रिजल्टेंट निकालो। तो इसमें मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो y1 y2 y3 का मुझे क्या करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम बना करके रिजल्टेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले y1 के लिए देखते हैं, ये जो 10 है एम्पलीट्यूड वो कितने पे, π/6 पे। तो 10 π/6 पे है, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया 30 डिग्री। दूसरा जो 10 है वो कितने पे है, 2π/3, बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस में, पहले इसको कन्वर्ट करना होगा साइन में। तो हो जाएगा 10 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 2π/3 प्लस π/2। तो 2π/3 कितना होता है, पाई माइनस π/3। 2π/3 कितना होता है, 120 120। प्लस 90 हाँ कितना हो गया, 150। सॉरी कितना होता है 210, है ना। 210 सर। हाँ 210, तो 180 तो यहाँ पे होता है, और 30 डिग्री, यस। तो इधर 10 आ गया। अब लास्ट वाला यस जो है वो माइनस ऑफ 10 है, कितने पे, -π/6 पे। बोलो क्या करेंगे इसको, द पाई साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन पाई। ये माइनस पाई है तो माइनस तो हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं। हमारा स्टैंडर्ड पाई फॉर्मेट क्या है, ऐड। y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस यस ऑफ के एक्स प्लस थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, साइन में होना चाहिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए।
तो साइन ऑफ थीटा पाई प्लस थीटा Yes. कितना होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई प्लस थीटा Third. थर्ड में, और इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो इसीलिए मैं इसको अब इसमें कन्वर्ट कर लूँगा 10 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई माइनस ऑफ पाई बाय 6। अब आएगा एक्चुअल एंगल, तो 180 माइनस ऑफ 30 कर लो, विच विल बी इक्वल्स टू 150। तो 150 पे ये 10, तो रिजल्टेंट तो आराम से निकल गया होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ अकेला यही बचेगा, Yes. है ना। तो अकेला यही बचेगा, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट एट एन एंगल ऑफ वन कितना 150 डिग्री ना, 150 डिग्री। तो अब y रिजल्टेंट लिखो इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5 पाई बाय 6। ये आंसर आ तो गया। मैं कंपोनेंट लेता हूँ, वो भी सही रहेगा। तुमने कंपोनेंट ले लिया, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें दिख गया हो कि ये इक्वल एंड अपोजिट है मैग्नीट्यूड में, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया ना, एक वेक्टर के फॉर्म में है। Yes. ओके, तो ये सब चीज़ हम लोगों ने बहुत बार किए हैं और हमें आता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो सुपरपोजिशन होगा प्रोग्रेसिव वेव का, वो किस तरीके से होगा। साउंड वेव में हम लोगों ने किया था कि लेट से अगर इस जगह पे एक वेव है और इस जगह पे एक दूसरा सोर्स है वेव का, तो ये दोनों जो सोर्स से वेव निकलेंगे वो आपस में इस जगह पे मीट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरफेरेंस। हाँ, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x1 और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x2, और दोनों सेम टाइम पे मीट कर रहे हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर वहां पे मीट किए तो इस जगह पे फेज डिफरेंस कितना होगा, मैं हेडिंग डाल देता हूँ के इसके ऊपर, डेल्टा एक्स। पोजीशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो मान लो कि मेरे पास y1 वेव है, विच इज इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा वन, एंड y2 है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा टू। दोनों में कुछ ना कुछ है फेज, तो फेज डिफरेंस कितना होगा उसे अब हम लोग देखेंगे। सो फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, ये फेज माइनस ऑफ दिस फेज, बराबर है क्या, जिसको हम लोग डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, फाई टू माइनस ऑफ फाई वन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, टाइम तो सेम है लेकिन एक्स डिफरेंट है, दोनों ने जो पाथ ट्रेवल किए हैं वो डिफरेंट ट्रेवल किए हैं। तो फाई टू के लिए एक्स टू हम लोग को पुट करना होगा के एक्स टू प्लस थीटा टू माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स वन प्लस थीटा वन। तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, के एक्स वन माइनस ऑफ के एक्स टू प्लस ऑफ थीटा टू प्लस माइनस ऑफ थीटा वन। माइनस। और इसको मैं Yes. Sir. डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के एक्स वन माइनस ऑफ एक्स टू और माइनस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। तो ये हो जाएगा के डेल्टा एक्स माइनस ऑफ डेल्टा थीटा। बोलो ये बात समझ में यस आया सर। क्या। या फिर Yes, तुम sir. बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि ये x1 बड़ा है, x2 भी तो बड़ा हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ के डेल्टा एक्स प्लस ऑफ डेल्टा थीटा, बराबर। तो ये x2 माइनस ऑफ x1 बनेगा और ये थीटा टू माइनस ऑफ थीटा वन बनेगा। तो मैं एक सेम पैटर्न में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए टेंशन मत लो, चाहे तुम ये यूज करो चाहे यूज करो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा।
क्यों नहीं फर्क पड़ेगा उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग डेल्टा फाई का वैल्यू पुट करते हैं कॉस में, तो तुम कॉस माइनस थीटा लिखो या फिर कॉस थीटा लिखो, बात एक ही Yes, sir. है ना। हाँ हाँ तो इसीलिए यहाँ पे एक माइनस का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, डेल्टा फाई का जो वैल्यू है वो कितना है, के डेल्टा एक्स माइनस ऑफ डेल्टा थीटा। ओके। हम लोग इसमें हर जगह पे लगभग 95% ऑफ द क्वेश्चन में ये एज्यूम करते हैं या फिर इनफैक्ट क्वेश्चन में दिया होता है कि डेल्टा थीटा इज जीरो। समझ में आया क्या? सर इसका मतलब yes, डेल्टा sir. क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि बोथ द वेव आर इन सेम फेज। इनिशियली वो हाँ, अच्छा इनिशियली, हाँ बताया था सर। ये ओके चीज मैंने बताया हुआ है, बोथ द वेव्स आर इन सेम फेज। इनिशियल की बात हो रही है। तो अगर दोनों सेम फेज में है तो थीटा वन एंड थीटा टू इक्वल हो जाएगा, इनिशियल सेम फेज सेम है, और इसीलिए डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो मेरा डेल्टा फाई अब वापस से कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, और ये है हमारे पास इक्वेशन। अब ये फेज डिफरेंस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर एक चीज बताएगा कि इंटरफेरेंस हमारा होगा कैसा, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा या फिर दोनों के बीच में होगा। बराबर। कैसे? जो एम्पलीट्यूड है उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, रूट अंडर ऑफ ए वन A1 स्क्वायर square प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाई। और इंटेंसिटी का रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, ये चीज मैंने बताया हुआ, I1 इंटेंसिटी रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ठीक है। आई वन I1 प्लस आई टू प्लस टू रूट plus 2 अंडर root ऑफ I1। आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाई। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे डेल्टा हाँ फाई सर। का बहुत इंपॉर्टेंस है। डेल्टा फाई जैसे जैसे चेंज होगा कॉस का वैल्यू चेंज होगा, और ए का या फिर आई आर का वैल्यू चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस पहले लेता हूँ। लेट्स से कि इफ ए वन इज इक्वल टू ए टू, और अगर ए वन और ए टू इक्वल है तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला था इक्वल होने के बाद, लेट्स से ए नॉट है, तो कितना आ जाता है, एक सेकंड सर। 4 I नॉट cos स्क्वायर डेल्टा फाई तो टू वो ए नॉट, इंटेंसिटी का था। टू ए नॉट बाहर आता है और वन प्लस कॉस डेल्टा फाई अंदर आएगा। 2 cos स्क्वायर हाँ। ये तो कॉस वाला में आएगा या साइन वाला होगा, तो cos वाला आएगा ना 1 प्लस सर। हाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई। तो टू बाहर निकल गया ना, ओके। कॉस डेल्टा फाई बाई टू। समझ में आया क्या? यस सर। yes, sir. ये आया। और अगर इसमें तुम्हारा इंटेंसिटी इक्वल हुआ तो इफ आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई नॉट हुआ, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 4 I नॉट cos स्क्वायर फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। डेल्टा फाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यस। लोग आराम से याद रख सकते हैं, और ये हर एक के लिए वैलिड है। ओनली वन कंडीशन इज एप्लीकेबल, बोथ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आर इक्वल। ठीक है। ओके सर, ये पॉइंट सोर्स के लिए रहता है ना ये पूरा जितना भी हम लोग कर रहे हैं? हाँ, अभी ये सारे काम हम लोग वैसे सोर्स के लिए कर रहे हैं। पॉइंट सोर्स। हाँ, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो इंटेंसिटी लिखा गया है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है ये इस पॉइंट की इंटेंसिटी है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, S1 और S2 की इंटेंसिटी I1 है और इसकी I2 है, वो भी पुट कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर क्या होता है समझना कि I1 इंटेंसिटी इस जगह की और I2 इंटेंसिटी इस जगह की होती है, क्योंकि मीडियम में जब ट्रेवल करता है कोई भी वेव, तो वो क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी जो है
इस तरीके से चारों चेंज, हाँ चेंज होते हैं लगती है, इस लोकेशन पे अलग होगा, इस मीडियम। लोकेशन पे अलग होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक शीट में आई थिंक उनको मिलेगा, इंटेंसिटी उस लोकेशन का पुट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में तुमको एक बार जनरली मिलेगा कि हाँ सोर्स वन का इंटेंसिटी इतना है, सोर्स टू का इंटेंसिटी इतना है, तो समझ लेना I1 और I2 उसने दिया है। ये हो गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो ऊपर है हम लोगों ने इंटरफेरेंस स्टार्ट किया, यहाँ से इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो दो तरह के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। तो दो तरह के इंटरफेरेंस है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग मैक्सिमा भी बोलते हैं और डिस्ट्रक्टिव को मिनिमा। मैक्सिमा क्या चीज मैक्सिमा होना चाहिए? एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होना चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमा होना चाहिए? बात सेम है ना एम्पलीट्यूड। सर, हाँ। तो बात तो सेम है, मतलब प्रोपोर्शनल ही रहते दोनों। बात सेम है। हमें मैक्सिमा आइदर इंटेंसिटी का बोलो या फिर एम्पलीट्यूड का बोलो, बात एक ही है। इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम किया तुमने तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, बराबर। मैक्सिमा करने का मतलब ये हो गया कि तुम एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम कर रहे हो, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तभी हो पाएगा जब कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, विच इज 1। तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? और मिनिमा के लिए कॉस डेल्टा फाई कितना होना चाहिए? -1। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, मतलब क्या क्या आ जाएगा? 1 कहाँ पे एंड मिलता है? इधर 2n5, 2n5, तो 2n5 पे मिलता एक तो 0 पे मिलेगा, उसके बाद हाँ, वापस है। से हाँ 2 जीरो पाई पे। पे मिलेगा, फिर वापस से 4 हाँ पाई पे मिलेगा। उसको मैं 2n पाई लिख देता हूँ। और इधर क्या हो जाएगा, एक पाई पे मिलेगा, फिर 2n, 3 पाई पे, हाँ 2n+1 5/2। पाई बाय 2, जिसमें कि n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4। यस, पाई बाय 2 होगा या सिर्फ पाई होगा? सर पाई/2 ना, पाई बाय पाई/2 टू। जीरो, जीरो पे भी देखो ना, n0 पुट n करो इज तो इक्वल्स टू, पाई/2 अगर आता 0 पुट करो कितना आ रहा है? है। अच्छा सॉरी सॉरी, अरे हाँ सही बात। ठीक है। डिफ्रैक्टिव में जीरो नहीं आएगा, हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जीरो नहीं होता ना सर, n। 0 आएगा। देखो n का वैल्यू 0 पुट करो, कितना आ रहा है? पाई। पाई, ओके, कॉस डेल्टा फाई जीरो हो गया था। ठीक है। अब देखो, हाँ क्योंकि मुझे ये चीज को ऑड रखना था, डेल्टा फाई इज क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और ये क्या चीज है, डेल्टा फाई इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऑड बनाने का एक तो तरीका है कि 2n+1 लिख लो, 2n-1। या फिर 2n-1 लिख लो। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू हम लोग 2n+1 लेते हैं, तो यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग को 0 से स्टार्ट करना होगा। और अगर हम लोग ये वाला लेते हैं तो इसमें n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है क्या? यस सर। यस। हम्म। चलो, तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस निकला तो हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं।
पाथ डिफरेंस। बोलो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा फाई गया Yes. 2n पाई, के का वैल्यू 2 पाई बाय लेमडा, और ये डेल्टा एक्स, सो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, बराबर। Yes. Sorry. या फिर इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, सॉरी, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ऐसा। अच्छा, कोरिलेट हो जाएगा। Yes. और अगर हम लोग इसमें देखें पार्ट डिफरेंस, तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स होगा, और डेल्टा फाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं 2n-1 पाई, सॉरी प्लस कर लेते हैं ना, प्लस वाला ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा बाई 2, बराबर। सर +1 सॉरी, +1 लेमडा बाई 2। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, By 2. ठीक है। ये इवन मल्टीपल, ये ऑड मल्टीपल, ऐसे चलते आ रहा है। अब बात आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो उसमें एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A1 plus A. हाँ, रूट अंडर ऑफ ए1 प्लस ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई 1 हो चुका है। तो ये फॉर्मूला बन गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और रूट अंडर है तो उससे बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ a1 प्लस ऑफ Yes. a2 बचेगा। दिस इज रिजल्टेंट। और इंटेंसिटी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? Root over I1 plus I2 का whole square. बस रूट अंडर ऑफ i2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ही सिर्फ हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर a1 और a2 इक्वल हुआ a0 के बराबर, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2A0. 2a0। और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4i0। सेम हुआ तो अच्छा ये ठीक है, 4 हो रहा है. 4 हो रहा है ना। यस सर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना होगा? a1 माइनस ऑफ a2। और इंटेंसिटी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रूट अंडर ऑफ i1 माइनस रूट अंडर ऑफ i2 का होल स्क्वायर। Yes. तो अगर यहाँ पे भी सेम हुआ कि a1 इज इक्वल टू a2, Zero. ए रिजल्टेंट हो जाएगा 0, इंटेंसिटी भी हो जाएगी 0। क्लियर है क्या? सर ये इंडिविजुअल सिस्टम से ज्यादा बोलते हैं ना टाइप, ऐसा क्यों? क्या? सर एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना, मतलब 4I0 हो गया, मतलब जो एक्चुअल में तो I0 वाली इंटरफेयर कर रही है, उसका तो मैक्सिमम 2I0 जा सकता है ना, मतलब उससे ज्यादा ना ना 4I0 क्यों होता है? ना ना ना, 4i0 हमारा इंटरफेरेंस है, ये सिंपल तो हाँ, ज्यादा एडिशन नहीं कैसे है, हो गया इंटरफेरेंस? हाँ क्योंकि वो एम्पलीट्यूड डबल हो गया है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड जो है वो अब डबल हो चुका है, तो यहाँ पे जब हम लोग डबल करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। ओके. समझ में आया? तो ये सर हमारा ऐसे एक स्टेटमेंट यस प्रॉब्लम मिला था. हाँ सर, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है इंटरफेरेंस में, ऐसा करके, तो वही डाउट आ रहा है. और यहाँ पे फिर जीरो कैसे हो गया? दो एनर्जी मिल करके जीरो हो जा रहे यस. हैं, है ना। इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब क्या हो गया? कि वहां पे तुम्हें कुछ डार्क. आवाज सुनाई नहीं देगा, ओके. बराबर। और यस. तो अभी फ्रिंजेस वगैरह के बारे में बताऊंगा कि डार्क फ्रिंजेस कैसे हुए।
और ब्राइट फ्रिंजेस क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। साउंड वेव के जैसा ही क्वेश्चन होगा। दो सोर्सेस है, लेट से S1 और S2, और एक डिटेक्टर है जो कि पूरे x एक्सेस पे y एक्सेस पे मूव कर सकता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया गया है that is 3 lambda, where lambda is the wavelength of both the sources and both the sources are in the same phase। तो अगर ये डिटेक्टर पूरे y एक्सिस पे मूव करेगा तो बताओ कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। सर 7 से बहुत बार किया क्वेश्चन। बहुत बार किया है ना, करे इसको। कुछ सर्कल वाला भी है। सर्कल वाला भी, उसे भी एक बार कराऊंगा मैं। तो इस जगह पे अगर ये दोनों जो है वो 3 लैम्डे के डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और इन्फिनिटी पे जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा। तो बीच में कहीं ना कहीं पे 2 लैम्डा हुआ होगा और यहाँ पे लैम्डा हुआ होगा। नीचे भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि जब हम लोग वही YDSC करेंगे तो सेम पैटर्न हमारा बनेगा और सेम काम होगा। तो मैक्सिमा जो है इन सभी पे बनता है। क्यों मैक्सिमा ऐसा बोला मैंने, क्योंकि डेल्टा एक्स जो होता है वो एन लेमडा होता है, और एन लेमडा अगर हुआ तो मैक्सिमा मिलेगा मुझे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एन का वैल्यू 0 पुट करो तो 0, फिर लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा अप टू सो ऑन, इन सभी पे क्या मिलने वाला है मुझे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पे मिलने वाला है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यस। ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड अप टू सो ऑन। तो इन सभी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है और इन सभी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। तो ये पाथ डिफरेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमने निकाला ये पाथ डिफरेंस है। तो इन सभी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होगा, सेम हो गया। दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा बाई 2 होगा, इस जगह पे कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 2 विच इज़ 1.5 लैम्डा। यहाँ पे 1 है और ये 2 है, उसके बीच में आएगा। और यहाँ पे भी एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 1 2 3 4 5 6 6 6 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 0 वाला नहीं होगा ना। समझ में आया। यस। यस सर। हाँ सर। हम्म। और क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, सर्कल वाला कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार। ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4.7 लैम्डा है। और ये डिटेक्टर है जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो एक लूप कंप्लीट होगा तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा वो डिटेक्ट करेगा। सॉल्व करो, चलो देखते हैं इसको। तो 4.7 लैम्डा है ना, इस जगह पे और एक इस जगह पे S1 और S2। अगर डिटेक्टर इस जगह पे होता है तो कितना आएगा, 4.7 लैम्डा आएगा। और जब यस डिटेक्टर सर। इस जगह पे पहुंच जाएगा तो पार्ट डिफरेंस 0। 0 हो जाएगा। तो इस जगह पे लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा आएगा, 3 लैम्डा आएगा एंड 4 लैम्डा आएगा, बराबर। सेम में इस जगह पे भी लैम्डा आएगा,
2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और इस जगह पे 4.7 लैम्डा। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 0 आने वाला। अब काउंट कर लो कितना आ गया, 1 2 एक 3 4 क्वाड्रेंट में 5 4 है। 6 7 8 9, टोटल 9 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इस तरफ। तो क्या 9 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरफ होंगे? यस और क्या कोई रिपीट हो रहा है? कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अब डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। तो हर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव होगा, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे भी होगा 5, क्योंकि यहाँ पे 4.5 4.5 लैम्डा आएगा और यस इधर भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5। तो एक क्वाड्रेंट में 5 है और सभी में 5 है, तो कितने आ जाएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? 20। बोलो समझ में आया? यस सर। हाँ सर, सही आया था किसी का? तो दोनों हाँ सही सर, आया था। मेरा भी दोनों से हुआ था। बहुत सही। अब आगे चलते हैं, तब तुम लोग को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आता है अच्छे तरीके से। इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरह का कर लेते हैं। लेट से बोला जाए कि light from two sources each of same frequency and traveling in the same direction same direction but with intensity in the ratio 4:1 interfere with each other. Find the ratio of maximum to minimum of intensity and also find same and for मैं डायरेक्टली देता हूँ and for amplitude also. इंटेंसिटी के लिए जो चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं वो एम्पलीट्यूड के लिए भी रेशियो निकाल करके फाइंड आउट करें। सॉल्व करो। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम अगर हम लोग करते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कैसे लिखते हैं, रूट अंडर ऑफ I1 प्लस रूट अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा रूट अंडर ऑफ I1 माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग एक साथ अंदर लिख लें तो रूट अंडर ऑफ I1 I2 प्लस 1 और रूट अंडर ऑफ I1 रूट अंडर ऑफ I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रेशियो इसलिए लिया ताकि इसके रेशियो को हम लोग यहाँ पे पुट कर पाए। I1 अपॉन I2 तुम्हें दे रखा है 4, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड 9 बाय 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9:1। अब इंटेंसिटी का तो ये रिलेशन निकल गया, एम्पलीट्यूड का क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड मिन का स्क्वायर। दिस इज 9/1। तो इसको रूट अंडर में डाल दो, ये पाऊंगा। ये हो जाएगा 3:1। समझ में आ गया? यस सर। ओके
अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं वेव फ्रंट्स। अच्छा यूजुअल। वेव फ्रंट्स के बारे में हम लोग जानते ही होंगे, क्या होता है वेव फ्रंट। तो मतलब जो सेम फेज में रहते हैं पार्टिकल जहाँ से वो मान वाइब्रेट लो कि करते हमारे हैं। पास कोई सोर्स है, तो ये सोर्स क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में वेव्स को इमिट करेगा, हर एक डायरेक्शन में वेव्स को इमिट करेगा। लेट से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मान लो कि 5 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड, कोई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं हर एक वेव को देख रहा हूँ जहाँ जहाँ पे वो पहुँच गया, और इन सभी वेव को अगर देखूंगा तो इन सभी वेव में जो फेज होगा डेट विल बी सेम। इनफैक्ट तुम एक इस तरीके से सर्कल बना लो या फिर स्फेयर बना लो, और इन सभी पॉइंट्स पे जो वेव्स होंगे सभी के फेज क्या होंगे, सेम होंगे। सो वेव फ्रंट इज नथिंग बट द लोकस ऑफ द points where the waves phase of the waves are same। तो ये सोर्स अगर इस जगह पे है तो इस पूरे लोकेशन पे वेव्स का क्या है, सेम फेज है। तो कुछ टाइम के बाद ये वेव और आगे बढ़ जाएंगे, और वेव आगे बढ़ेंगे तो फिर से सेम फेज में रहेंगे, और ये फिर से एक स्फेयर ही बनाएगा। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि वेव्स तो आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ में जो वेव फ्रंट है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। ये बराबर हो गया वेव फ्रंट। और भी चीज़ इसमें बताया गया कि इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग वेवलेट्स बोलते हैं। पॉइंट्स मतलब पार्टिकल जो उसमें ट्रैवल जो करते हैं। वेव्स हैं, ठीक है, वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और ये छोटा सेकेंडरी सा सोर्स को समझता हम नहीं लोग वेवलेट्स बोलते हैं। हम्म। सर, ये समझता नहीं एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स फॉर नया, मतलब वो सेकेंडरी आगे सोर्स कैसे जनरेट कर। समझते हैं, सेकेंडरी सोर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स। तो ऐसा थ्योरी दिया गया कि ये जो वेव्स हैं आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेकिन तुमने वेवलेट्स को आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कराया, तो ये वेवलेट बना कैसे, और ये वेवलेट्स है क्या, वेव फ्रंट, सॉरी वेव फ्रंट है क्या, कैसे बना ये वेव फ्रंट, तुमने कैसे समझ लिया आगे वेव फ्रंट अगर ये सर्कुलर या फिर स्फेरिकल है तो आगे दूसरा वेव फ्रंट सर्कुलर या फिर स्फेरिकल ही होगा, सर वही वाला पार्टिकल जा रहा है ना, मतलब है वो ना। सेम स्पीड से जा रहा है तो तो इसको थ्योरी के हिसाब से अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया। बोला गया कि ये जो वेव्स आगे के डायरेक्शन में जा रहे हैं वो इस पॉइंट पे एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये एक सोर्स 1 होगा और ये सोर्स 2 होगा, और ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो ये भी वेव्स को इमिट करेगा, इनफैक्ट वेव फ्रंट को इमिट करेगा, और ये वेव फ्रंट इमिट करेगा तो आगे की डायरेक्शन में जब प्रोपोगेशन होगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा, और वो जो रिजल्टेंट होगा डेट विल बी द वेव फ्रंट, वो एक नया तो वेव ये फ्रंट होगा। कैसे और ऐसे ऐसे ढेर सारे सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे, ढेर सारे, जितने तुम बना सको उतने, ठीक है, S2 S3 S4 ऐसे से, तो हर एक डायरेक्शन में इस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके। सर इनके पास कहाँ से आ रहे हैं, मतलब नया सोर्स बनने का ताकत टाइप, वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे ये हैं एक क्या इसके थ्योरी थ्रू। है, समझ में आ रहा है, ये एक थ्योरी है, और इस थ्योरी के हिसाब से हर एक चीज सही बैठता है, तो इसको एक सेकेंडरी वेवलेट्स मान लिया गया, माना गया कि एनर्जी जो है वो इस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है, और ये एनर्जी प्रोपोगेट करता है तो दूसरे सोर्स से जब इंटरफेरेंस होता है तो मुझे रिजल्टेंट मिलता है, और वो रिजल्टेंट जो है वो एग्जैक्टली एक रिजल्टेंट वेव फ्रंट को क्रिएट करता है जो कि प्रीवियस वाले से सेम है। तो इसका थ्योरी मैच कर गया, और इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी उसने प्रूव किया, और उसे
हर एक चीज सही आता है। इससे हाँ। इससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे हम देखे नहीं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, 12th पास कर गए तुम? हाँ हाँ। तो पढ़ता नहीं सर, मतलब हाँ थोड़ा बहुत सुना तो है, बट ओके तो बता देना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि दो वेव्स आ रहे हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आते हैं, तो इसका पैरेलल वेव फ्रंट होगा, है ना, प्लेनर वेव फ्रंट। अभी तो स्फेरिकल था। अच्छा, इस प्लेन भी हो सकता वेव्स कैसे अच्छा तुम्हें वो भी नहीं पता है? अच्छा, पहले तो तुम्हें सोर्स के हिसाब से बताना पड़ेगा। पॉइंट सोर्स, है। यस सर, एकदम बेसिक से बताओ। पॉइंट सोर्स, और दूसरा होता है लाइन सोर्स, और तीसरा होता है प्लेनर सोर्स, या फिर सोर्स एट इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे वेव सिमिट करेगा। तो तुम सिमेट्री से बताओ कि इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल, सर्कल बोलना है ना। बोला। इतना तो हमें यस। अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि जो पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट का शेप है, इज स्फेरिकल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बार बार वेव्स को प्रोपोगेट होते हुए नहीं दिखाएंगे, हम लोग बस सोर्स बनाएंगे और इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्रोपोगेट कराएंगे। जैसे कि वाटर रिपल्स होते हैं ना, इस तरीके से प्रोपोगेट करता है, एक पत्थर डाला, ये वाटर रिपल्स हाँ आ हाँ गया। हाँ हाँ, बताया थे सर ने, टू ठीक डी है। टू डी बेस। हाँ। यस। तो अब लाइन सोर्स, मान लो कि एक ट्यूबलाइट है तुम्हारे पास। ट्यूबलाइट हर एक डायरेक्शन में रोशनी दे रहा है, इनफैक्ट वेव्स से प्रोपोगेट कर रहा है, और ये इनफाइनाइट है। तो इसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? तुम्हें क्या देखना है कि एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे फेज सेम हो। सिलेंड्रिकल याद है सर, अभी शुरू क्या थे। याद आ रहा है? सर तो एकदम इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे रहते हैं। हाँ, इक्विपोटेंशियल वैसे याद सरफेस जैसा है। तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगा, और यही सिलेंडर जो है आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। तो ये हो गया वेव फ्रंट का शेप, सिलेंड्रिकल। सही है। और अगर सोर्स इन्फिनिटी पे या फिर कोई प्लेनर सोर्स है, जैसे कि तुम्हारे पास एक टीवी है, एलसीडी टीवी, बहुत बड़ा टीवी है, इनफाइनाइट है, तो ढेर सारे एलईडीज लाइट होंगे वहाँ पे, और ये एलईडीज लाइट हाँ। जो होंगे इस डायरेक्शन में लाइट को इमिट करेगा। तो इसका जो वेव फ्रंट होगा, एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे तो मुझे प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा। आया ना? यस ओके। सर। यस। या फिर सोर्स इन्फिनिटी पे है, या सोर्स फिर इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे, जैसे कि सन है, सन बहुत बड़ा है, और अर्थ एकदम छोटा सा बिंदी इसके रेस्पेक्ट में, तो जो लाइट्स होंगे इसके ऊपर फॉल कर रहे होंगे, वो पैरेलल लाइट्स ही फॉल कर पाएंगे। ये वाला लाइट कभी अर्थ पे फॉल ही नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यस। ये जो लाइट रेज हैं, यस। हाँ। ये तो पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गए तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेनर। क्लियर है क्या? यस सर, बहुत दूर से आ रही यस है। सर। हाँ, हाँ सर। तो अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे पैरेलल वेव्स हैं वो आ रहे हैं, और पैरेलल वेव्स अगर आ रहे हैं किसी सरफेस पे फॉल किए, तो इनफैक्ट ये वाला और ये वाला पार्टिकल जो है सेम फेज में है, तो ये इसका प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा, बराबर अच्छा, दोनों साथ में। है ना। यहाँ तक तो वो यस। साथ थे, और यहाँ तक साथ थे, लेकिन अब ये वाला जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और दूसरा वाला जो है
इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे, है ना। तो जितने टाइम में ये इस डायरेक्शन में मूव किया उतने टाइम में ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ग्रीन वाला लाइन, है ना। हाँ सर। तो कितना टाइम, मान लो टी टाइम के लिए मूव किया तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, सी टी, क्योंकि सीटी। हाँ स्पीड ऑफ लाइट एयर में सी होता है, और ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रेड वाला भी सी टी। हाँ सर। अब क्या किया इसने, रिफ्लेक्ट किया, तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट अब वापस से सेम फेज में आ जाएगा, है ना। तो मुझे, ओ, मेरे पास दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, समझ में आ गया। ये तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उससे हम लोग कुछ कुछ चीज़ें करते हैं। मान लो कि ये आई है, हम्म, ठीक है, और ये इस तरफ चला गया, और लाइट रेज ये ऐसे है, तो ये भी इस तरफ जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई बनेगा। ये अगर आई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस ऑफ आई, बराबर। ओके। और ये अगर 90 माइनस ऑफ आई है तो ये वाला आई बनेगा। इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं ना, दिस इज आई, ये वाला ओ आई, ओ, सही है। ठीक है, तो ये 90 माइनस आई है। सेम वे में ये जो एंगल आएगा डेट विल बी आर, क्योंकि दिस एंगल इज आर, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस ऑफ आर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर। अब तुम्हें डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस सी टी है, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना है, सी टी है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गया। हम लोग इतना सिमिलर सिमिलर यूज कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज करना भूल गए, ठीक है। तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इनफैक्ट जो ट्रायंगल आइडेंटिकल होते हैं ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हम लोग I इज इक्वल्स टू आर बोल लेंगे इस तरीके से, समझ में आया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन को प्रूव किया। रिफ्रैक्शन देखते हैं, जिसका कोई काम नहीं है ये जेई में नहीं आने वाला है, एडवांस में पूछ लिया था सर। नहीं आएगा। आया था सर पिछले बार एक ऐसे। अच्छा, वेव फ्रंट आते हैं। सर उसमें क्या पूछा था, वेव फ्रंट से रिफ्लेक्शन के बाद कैसा उसका नया वेव फ्रंट पूछा था, उसका डायग्राम हाँ, बताओ। वेव फ्रंट पे उसमें मेरा क्वेश्चन, दिमाग खराब वो हो गया वेव फ्रंट का क्वेश्चन है। तो ये रिफ्रैक्शन में देखते हैं, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास मीडियम है, तो अभी ये दो वेव्स आ रहे हैं, ये दो वेव्स जब आ रहे हैं तो यहाँ तक तो सेम था, और जैसे मीडियम में इंटर किया तो बेंडिंग हो जाता है लाइट का, लाइट का बेंडिंग हो गया, ये ऐसे चला गया। अब समझना अच्छे तरीके से, यहाँ तक दोनों साथ में था वेव फ्रंट, लेकिन इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम के लिए सी टी, है। और उतने ही टाइम में ये आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कितना, वी टी। टी। अरे वी होगा ना, मीडियम चेंज हो गया। अच्छा 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 अच्छा, सी बाय म्यू टी। ठीक है, तो मान लेते हैं इस मीडियम में वेलोसिटी वी है, तो वी टी हो जाएगा, और टी टाइम के लिए जब ट्रेवल कर लेगा तब वो यहाँ वाला और इस ये जगह वाला पार्टिकल जो है सेम फेज में आ जाएगा। क्लियर है क्या। ये सेम फेज में है सर। हाँ, अब सेम फेज में आया ना, जब ये टी टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएगा तब तो अब सेम फेज में आएगा, तब तक तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। उसने कम किया ना, बट डिस्टेंस ट्रेवल कम किया है मीडियम में, दिख रहा है, डिफरेंट मीडियम में टी टाइम ट्रेवल किया है ना। हाँ हाँ, तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर है। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला आई है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आई होगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई और ये हो जाएगा आई। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला आर है तो ये 90 माइनस ऑफ आर और ये हो जाएगा आर। और मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। यस तो इसमें एंगल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। वो कितना हो जाएगा आई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा आर, और ये डिस्टेंस है सी टी और ये डिस्टेंस है वी टी। वेट ठीक है, तो इस डिस्टेंस को मैं x एज्यूम कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में साइन आई कितना होगा? sin i ct upon x सी टी अपॉन एक्स। और साइन आर कितना होगा? ct upon ओ BT upon वी टी अपॉन एक्स। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू सी टी अपॉन C वी टी। कैंसिल आउट हो जाएगा तो सी बाय वी आ गया। और ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव refractive इंडेक्स। समझ में आया क्या? तो इस जगह से index। स्नेल्स लॉ तुम्हारा निकल के आ जाता है, हाँ प्रूफ हो जाता है इज इक्वल्स टू म्यू। और इनफैक्ट स्नेल्स लॉ को टू sin i कांस्टेंट बोलते हैं ना, वही हाँ, चीज़ है। स्नेल्स लॉ प्रूफ इस तरीके से हुआ। स्नेल्स लॉ का लॉ है क्योंकि वो उसने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ निकाले, एन साइन आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा उसने बताया। उसको प्रूफ हाँ ये दूसरा है। इस तरीके से किया गया। ठीक है, ये क्या है? म्यू रिलेटिव है इनफैक्ट। अभी तो मीडियम वन यस मैंने एयर ले लिया इसीलिए तो मैं एयर के ये रेस्पेक्ट में। हाँ ठीक है, सर तो एक और चीज़ पूछना था हाँ बोलो। ओवरऑल सर। समझाना था मुझे, सपोज कि समझा अगर दिया, काम का नहीं होता। बोलो। हाँ सर ये सपोज कि सोर्स है, पॉइंट सोर्स ये है सर, अगर मैं राइट साइड में मीडियम 1 रखता हूँ, लेफ्ट साइड में मीडियम 2 रखता हूँ, सर क्या वो चीज वेव फ्रंट कहलाएंगे या फिर वो इंडिविजुअल क्या इंडिपेंडेंट लेफ्ट वेव साइड फ्रंट और राइट बनाएंगे? साइड? सर सपोज मैंने पॉइंट सोर्स लिया हम्म। सर, इसमें नहीं है, इसका लिया, इसका नहीं है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का। पॉइंट सोर्स के राइट साइड में मैंने मीडियम 1 रखा और मतलब सर एक लाइन मार दो ना पॉइंट सोर्स से सर। हाँ। हाँ, लेफ्ट में मैंने एक मीडियम रखा, राइट में दूसरा मीडियम रखा। हम्म। अब जो उससे जो ओरिजिनेट हो रहे हैं सर, मतलब हम्म। दोनों अलग अलग मीडियम में तो अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो हम्म। ये मीडियम 1 और मीडियम 2 का अलग अलग वेव फ्रंट बोलेंगे ना, इंडिपेंडेंट एक दूसरे के। वो हाँ, पूरा स्फेरिकल तो नहीं होगा ना टाइप ऐसा? ये हेमिस्फेरिकल होगा इस तरफ और इसका हेमिस्फेरिकल इस तरफ अलग होगा। हाँ वो इंडिपेंडेंट बनाएंगे ना वेव फ्रंट, हम्म। वो चीज पूछ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसका और इसका फेज डिफरेंस जीरो नहीं होगा, सेम नहीं होगा। हाँ वो कम करेगा ना। हम्म। ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसके बारे में हम समझते हैं। वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं, हाँ सर। एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। लेट से कि अभी जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, तो वेव फ्रंट कैसे आ रहा था? इस तरीके से आ रहा था, है ना? रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव फ्रंट कैसे चल जाएगा? ऐसा, सही है ना? तो ये रिफ्लेक्शन यस हुआ। अब रिफ्रैक्शन हम लोग समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन में ये मीडियम वन है, मीडियम टू, तो मीडियम वन में रिफ्रैक्शन से पहले वेव्स ऐसे आ रहे थे और जैसे मीडियम टू में पहुंचे तो वो ऐसा हो जाएगा, आया ना वेव फ्रंट? तो पास में नहीं आ जाएंगे क्या, मतलब थोड़े, मतलब कि उधर स्पीड ज्यादा इधर कम है? पास क्या आ गया? लाइट्स जो वेव हैं फ्रंट वो बेंड कर गए, तो बेंड करके तो परपेंडिकुलर वाला लेना पड़ेगा ना तुम्हें। ओके, मैं वेव फ्रंट का स्पीड कम होगा टाइप उसके हिसाब से। स्पीड का कम से ओके उससे कोई रिलेशन नहीं है। वेव फ्रंट जो है वो हमें इस तरीके से देखना है कि जो दो वेव्स तुमने बनाए हैं उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए,
इनफैक्ट परपेंडिकुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि सेम फेज जो है वो सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया और ये रिफ्लेक्शन। अब मान लो कि कोई कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? मान लो कि ये मिरर है मेरे पास और वेव फ्रंट ऐसा आ रहा है, बताओ क्या होगा इसके बाद? मतलब पहले तो वो डायमीटर से टकराएगा तो वो पहले रिफ्लेक्ट हो जस्ट जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा वेव फ्रंट होगा ये बताना है। सर उसका शेप ले लेगा। हम्म, मेरे को लग रहा है कौन के मिरर का। क्योंकि अगर लाइट को हम लोग देखेंगे तो लाइट इस तरीके से आएंगे, पैरेलल आ रहे होंगे, तभी तो वेव फ्रंट ऐसा बना है। और टक्कर खाने के बाद फिर क्या होगा? ये ऐसा। तो तुम्हें परपेंडिकुलर ये बनाना फोकस पड़ेगा। पे आ जाए। हाँ, तो पैरेलल रेज है ना, तो अच्छा, फोकस पे इंटरसेक्ट करेगा। नहीं नहीं, मैं एक एक वो वेव फ्रंट को लेके जा रहा था, उधर पार्टिकल्स को कोलाइड करा रहा था मिरर से, मैं ज्यादा ही सोच रहा था। ओके। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वेव फ्रंट बनेगा। ओहो, और इसका कैसा बनेगा? ये भी फोकस पे जाएगा। आ, सर ऐसा। ये तो प्लेन रहने वाला है ना। तो है। इधर क्यों कर्व कर दिया आप? और कैसे होगा? यहाँ पे जाकर के मीट करने वाले हैं ना। ओ मतलब एक पॉइंट सोर्स जैसा। ओके। पॉइंट सोर्स मतलब वेव फ्रंट को देखो ना तुम। ये शेप क्यों चेंज हो गया उधर से? शेप जैसे इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो सारे चेंज होते जा रहे हैं, सब यहाँ पे आकर के मीट कर रहा है। इसका मतलब इस लोकेशन पे सभी का फेज सेम होने वाला है। तो उसके हिसाब से ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे फेज सेम होना चाहिए। ओ सही है। तो ऐसे ऐसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, लेंस वगैरह दिया जा सकता है। मैंने एक बेसिक सा चीज बता दिया तुम्हें। ठीक है। यस सर। अब चलो YDSC पे हम लोग चलते हैं। वाइड। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या कराया गया? दो वेव्स को लेकर के इंटरफेरेंस कराया गया। और इंटरफेरेंस सिर्फ डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसके बीच में जितने भी वेव्स बन रहे हैं, जितने भी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड आ रहे हैं, सभी इंटरफेरेंस में आते हैं। तो यस। यहाँ पे एक लाइट सोर्स है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में मैंने एक स्लिट बनाया। इस जगह पे स्लिट बनाया। तो ये जितने भी सारे वेव्स होंगे सिर्फ इस स्लिट से निकल सकते हैं, बाकी जगह वाले ब्लॉक हो जाएंगे। और इससे करने से फायदा क्या होगा? सिंगल वेवलेंथ ऐसा टाइप। कोहेरेंट सोर्स सर, मतलब कोहेरेंट सोर्स बनाना है मुझे, है ना? मतलब सोर्सेस आर इन द सेम फेज होना चाहिए, बराबर। जिसमें कि हम लोगों ने बोला था डेल्टा थीटा इज इक्वल टू जीरो, याद है? तो इनिशियल फेज। ये क्या होता है? कोहेरेंट सोर्सेस, both the sources are in same phase and it does not changes with time। टाइम के साथ किसी पोजीशन पे फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो यस ये सर। चीज हो गया। अब मैंने क्या किया, दो स्लिट और बनाए। और ये है दो स्लिट जिसको हम लोग यंग्स डबल स्लिट बोलते हैं। ये दो स्लिट जो लिया ओके। मैंने, ये है डबल स्लिट। ठीक है, इनके ये बीच में सिंगल फॉल्ट स्लिट, है। इसका पर्पस कुछ और है। हाँ। ये जो डबल स्लिट है इससे इंटरफेरेंस होगा और मुझे यहाँ पे पैटर्न मिलेगा। इसको YDSC एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो पूरा का पूरा स्लिट है वो क्या एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, S1। और ये पूरा का पूरा एक स्लिट
दूसरा सोर्स की तरह बिहेव करेगा S2। उसी थ्योरी से कि ये एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो वेवलेट्स वेव फ्रंट्स इनकी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जब यहाँ पे फॉल किया तो एक सोर्स की तरह ट्रीट करेगा जिसको वेवलेट्स हम लोग बोलते हैं, और ये वेव फ्रंट क्रिएट करेगा और ये भी वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, और दोनों वेव फ्रंट आपस में इंटरफेयर करेंगे और मुझे यहाँ पे सुपरपोजिशन होते हुए मिलेगा इनफाइनाइट रिजल्ट। सोर्स है ना? इनफाइनाइट है लेकिन हम लोग दो कंसिडर करते हैं, कंसिडर तुम बहुत सारे कर सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कम करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों जब इंटरफेयर करेंगे तो इस जगह पे अब मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, ये कौन सा जगह है मतलब? बिल्कुल सेंटर पे है। इसको हम लोग ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं और सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अभी जगह बताऊंगा मैं नीचे। इसके बाद फिर बनता है डार्क फ्रिंजेस और फिर ऊपर बनता है ब्राइट फ्रिंज। ये जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं इसको फ्रिंजेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, डार्क फ्रिंजेस, अनशेडेड वाले, ओके। और ये हो गया ब्राइट फ्रिंजेस। मैं डार्क और ब्राइट तो कर नहीं सकता था इसीलिए मैंने किसी एक को शेड कर दिया, और इस तरीके से सेम पैटर्न ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, डार्क एंड ब्राइट पैटर्न फ्रिंज। रिपीट होता पैटर्न रिपीट होगा, अभी समझेंगे। रुक तो जाओ, तुम तो पढ़ रखे हो फिर भी इतने सारे डाउट्स। है ना? हाँ, अब देखो मैं इसको वापस से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये है सोर्स S1 और ये है सोर्स S2। ठीक है, सोर्स S1 और S2 एक कार्डबोर्ड पे है, ये कार्डबोर्ड है ऐसा, और D डिस्टेंस पे यहाँ पे स्क्रीन है। स्क्रीन, यस। तो हमें पता है कि कोई भी दो वेव्स इंटरफेरेंस करते हैं तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है, 0। x1 माइनस x2। 0। अच्छा, इक्वल है तो 0। और अगर पाथ डिफरेंस 0 हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसीलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग ये पहला जहाँ पे डेल्टा एक्स 0 होता है उसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो किसी भी लोकेशन पे पाथ डिफरेंस तो हम लोग निकाल सकते हैं, जरूरी तो नहीं ना डेल्टा एक्स इसी जगह पे सिर्फ कंस्ट्रक्टिव होगा, कहीं और भी तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है जहाँ पे डेल्टा एक्स लेमडा के बराबर हो, जहाँ पे डेल्टा एक्स 2 लेमडा के बराबर हो। आया ना, नीचे जाएंगे तो डेल्टा एक्स माइनस ऑफ लेमडा होगा, माइनस का। है ना। अगर तुमने x2 माइनस ऑफ x1 किया या फिर x1 माइनस ऑफ x2 किया तो उसके हिसाब से माइनस साइन आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं लोकेशन मैक्सिमा के हैं, ये सारे लोकेशन मैक्सिमा का, और इन सभी मैक्सिमा पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। और ये सारे लोकेशन कैसे होंगे, मिनिमा का, क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में एक मिनिमा आने वाला ओके। है ना। तो अब इंटेंसिटी के हिसाब से समझो, इस जगह पे अगर मैक्सिमा है और इस जगह पे मिनिमा है तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा, ज्यादा। और मिनिमा पे इंटेंसिटी सबसे ज़ीरो। 0। फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमम। फिर मिनिमा, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। समझ में आया क्या? ओके, कांस्टेंट है सब जगह, सेम राइट। यस। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी। तो जहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है उस जगह पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 4I0। अगर मैं इन दोनों के इंटेंसिटी को I0 और I0 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी 4I0 और इस जगह पे भी 4I0, इस जगह पे भी 4I0, 4I0
और बाकी जहाँ पे मिनिमा है वहाँ पे 0 बोलेंगे। तो इन सभी लोकेशन को क्या क्या बोला जाता है अब समझना। इसको तो सेंट्रल मैक्सिमा बोल दिया जाता है बहुत आसानी से। तो ये जो मैक्सिमा बना है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्स। है ना। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा है, तो उस तरीके से याद रखना सेकंड मैक्सिमा होगा, बराबर। और मिनिमा होगा, तो इस वाले लोकेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट मिनिमम। इस वाले को सेकंड मिनिमम। और इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा चलते जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। बोलो इसमें किसी को हाँ कोई डाउट नहीं सर, नो अल्टरनेटिव है ना। सर। तो मैं मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बना देता हूँ। इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा है, ये कुछ ऐसा होगा ग्राफ, यस सर। कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा। सो दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा बहुत जगह पे मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ये मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, और इस तरीके से थर्ड मिनिमा। नीचे जो कहलाएगा वो भी फर्स्ट मिनिमा कहलाएगा, लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव पोजीशन पे। सेकंड मिनिमा, और ये थर्ड मिनिमा, और मैक्सिमा के लिए ये सारे लोकेशन, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, और ये यस फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। तो डेल्टा एक्स देखते हैं, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस 0 होगा। फर्स्ट मिनिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2। फर्स्ट और बाय मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा, सेकेंड मिनिमा पे 3 लैम्डा बाय 3 λ/2, और यहाँ पे 2 2 लैम्डा। लैम्डा। इस तरीके से चलते जाएगा, नीचे भी माइनस साइन दे देंगे, और ना भी दोगे तो भी चलेगा। 3 λ/2 एंड 2 लैम्डा। पार्ट डिफरेंस हो गया। फेज डिफरेंस देखते हैं, डेल्टा फाइव। तो फेज ए डिफरेंस डिफरेंस कितना होगा इस जगह पे, 0। 0 इस जगह पे कितना होगा, π/2, पाई। सॉरी पाई 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 और इस जगह पे 2 पाई। 2 पाई, है ना। डेल्टा फाइव मतलब कॉस डेल्टा फाइव 1 होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो 2 पाई पे 1 यस होता है, 0 पे 1 होता है। फिर ये हो जाएगा 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरीके से चलते जाएगा। -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, अप टू सो। इस तरीके से हम लोग लिखते जा सकते हैं। और एम्पलीट्यूड अगर रिजल्टेंट देखना हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a, मतलब अगर a कंस्ट्रक्टिव, हाँ। तो 2, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड A1 A2 सेम है तो इस जगह पे एम्पलीट्यूड 0, 0, इस जगह पे हाँ 2A0, 2a नॉट। फिर 0, फिर 2A0। फंक्शन ही लिख दो ना, क्या बोल सेम रहा हूँ? रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है पूरा चीज, तो एक फंक्शन नहीं ऐसा कुछ बनाया क्या इस इक्वेशन का, ऐसा नहीं नहीं, टाइप। ऐसा ही है। ओके 0 फिर 2A0, फिर 0 फिर 2A0, ऐसा होगा। इंटेंसिटी का भी अगर हम लोग देखेंगे तो इस जगह पे फोर इंटेंसिटी आई होगा 4I0, 0 4I0, फिर 0 4I0, अप टू सो ऑन, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। तो यहाँ पे जब एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी को हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी था, और इस जगह पे मिनिमम इंटेंसिटी हुआ। इसका मतलब थ्रू आउट द डिस्टेंस में कहीं ना कहीं पे 3I0 भी इंटेंसिटी हुआ होगा, 2I0 भी हुआ होगा, I0 भी हुआ होगा, है ना। उसके बाद तो 0 हुआ है ना इंटेंसिटी। यस नहीं समझ में आया? सर, मतलब हाँ पूरा सर। ब्राइट भी ब्राइट नहीं है, मतलब वो उसका भी हाँ, इस इंटेंसिटी कम जगह पे होते जा रहा है। सबसे मैक्सिमम है, फिर इंटेंसिटी धीरे 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 करके डिक्रीज होते जा रहा है, और यहाँ पे 0 हुआ। अच्छा अच्छा तो अच्छा, इंटेंसिटी कम हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक पूरा यहाँ से यहाँ तक 4I0 इंटेंसिटी है, ओके, मेरे को वैसा लगता था पहले। नहीं। ओके हाँ, सही है।
सबसे ब्राइट सेंटर पे होगा और धीरे धीरे वो ब्राइटनेस डीम होते जाएगा। सर एकदम ठीक है, सही है। इरेज नहीं कर पा रहा। सही है, तो फिक्स हो गया। ओके, तो अब हम लोग YDSC एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं। सर एक ऐसा भी सुना है ना, फ्रिंजेस मे बी आप बाद में बताओगे, हाइपरबोला टाइप, वो क्या होता वो बाद में बताएंगे। है? ओके। फ्रिंजेस का शेप, ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है। तो मुझे ये निकालना है कि y डिस्टेंस पे अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो y डिस्टेंस ये कितना होगा, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव, बराबर है। यस। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस इज स्मॉल डी, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस एंड द स्क्रीन इज कैपिटल डी, ये हम लोग ले रहे हैं। तो अगर ये लोकेशन y पे मीट कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगा x1 होगा और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, बराबर है। तो हम लोग पाथ हाँ, डिफरेंस कितना लिखेंगे, x1 माइनस x, ज्यादा किसने किया है? x2 माइनस x। x2 ने ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है तो x2 माइनस ऑफ x1 लिखेंगे। यस। और इस x2 को कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। दिख रहा है ट्रायंगल, ओके। हाँ ये डिस्टेंस डी कितना बाई होगा, टू d बाई टू। ओके। तो x2 कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ डी स्क्वायर प्लस y प्लस वाई प्लस डी बाई टू डी का बाई होल टू का। स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। अगर कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है तो पार्ट डिफरेंस हम लोग इसी तरीके से ही निकालेंगे, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेशन लेना होता है YDSC एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से करूँगा, इस तरीके से नहीं करूँगा। ये तब हम लोग करेंगे ऐसा तरीका जब हमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना। अभी क्योंकि अप्रोक्स बाइनोमियल। हाँ, जनरल मेरे को मैटर लगा है। बाइनोमियल लगा। आप बाइनों में लगा करके आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, तुम उसमें NCERT बुक में देखोगे ये तरीका। अच्छा वैसे नहीं है क्या? हम्म, अब समझो मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये y है, बराबर, और ये डिस्टेंस x1 और x2 होगा। तो पहला जो अप्रोक्सीमेशन होता है वो ये है कि ये जो डिस्टेंस है d वो काफ़ी ज़्यादा होता है। स्मॉल डी। हाँ, स्मॉल डी काफ़ी छोटा होता है और कैपिटल डी काफ़ी बड़ा होता है। अगर d काफ़ी बड़ा है स्मॉल d से तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो रेज हैं ऑलमोस्ट पैरेलल हो गए। यस सर। ऑलमोस्ट पैरेलल तो हर जगह कंस्ट्रक्टिव होंगे ना। समझो तो सही, बहुत ज़्यादा दूर है तो क्या मैं इन दोनों को एग्जैक्टली ऐसे दे सकता हूँ किसी भी जगह हाँ पे, ओके। है ना, एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया। तो ऑलमोस्ट पैरेलल होगा। यस। तो अगर ये ऑलमोस्ट पैरेलल है तो मैं इसका पाथ डिफरेंस कितना लिख सकता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो इस जगह से। अच्छा हाँ, ये मेथड यूज करते हैं, याद आया। याद आ गया, ओके। तो एक परपेंडिकुलर डिफरेंट ड्रॉप निकाल। किया तो ये डिस्टेंस कितना है d सोर्स के बीच का, और ये जो एंगल है इसको मैं थीटा ले रहा हूँ क्योंकि ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। सो दिस एंगल विल बी थीटा।
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी साइन डी साइन थीटा। साइन थीटा। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आ गया, डी साइन थीटा। और ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा हम तभी लिख सकते हैं जब हमें ये गिवन हो। क्लियर? अच्छा, ये कंडीशन भी है। हाँ। Okay. अब इस जगह पे ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं। अगर इसी ट्रायंगल को ले लें ऐसे करके, तो ये एंगल है थीटा और ये डिस्टेंस है y और ये डिस्टेंस कितना है t, कैपिटल डी तो tan थीटा कितना हो जाएगा, वाई बाई डी। y बाई डी। तो ये हो गया दूसरा अप्रोक्सीमेशन। अभी अप्रोक्सीमेशन लिया नहीं, ये हो गया दूसरा चीज। सो दिस इज फर्स्ट थिंग एंड दिस इज सेकेंड थिंग। अभी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हुआ है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से इन दोनों चीज को मैंने लिख लिया। अब दूसरा अप्रोक्सीमेशन पे हम लोग आते हैं। डेल्टा एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस, है ना। पाथ डिफरेंस क्या होता है, हाँ। n टाइम्स ऑफ लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, Yes. डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1, मतलब कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, सम मल्टीप्लीकेशन, सम कांस्टेंट। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई डी। एन लैम्डा बाई डी। हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे n जो है वो छोटा है, n 2 3 4 5 10 तक मैक्स जाएगा, ठीक है क्या। n is considerably Yes, small, sir. some is n is constant and is small, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं। n का वैल्यू बड़ा इंटीजर हो है, जाएगा 1 2 क्या 3 4, फर्क पड़ेगा? 1000 2000 नहीं होना चाहिए, बराबर। क्यों? अभी क्या होगा समझ में आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि n का वैल्यू 1 2 3 4 5 के आसपास में होगा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि लैम्डा को काफी ज्यादा छोटा करना चाह रहा हूँ और डी को काफी बड़ा करना चाह रहा हूँ। लैम्डा को छोटा, ये अप्रोक्सीमेशन है इफ, और ये भी अप्रोक्सीमेशन था और if। छोटा हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा थीटा हो जाएगा। समझ में आया। And equal तो इससे yes, मुझे क्या पता चला कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ थीटा थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई डी। और इस तरफ से थीटा भी छोटा हो गया क्योंकि तुमने ये अप्रोक्सीमेशन लिया। साइन थीटा छोटा तो tan थीटा भी छोटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू ओ सेम हो जाएगा। वाई बाई डी। सो अब दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। सो एन लैम्डा बाई डी इज इक्वल्स टू y by capital D. Y So y is equals to फॉर्मूला n lambda d by ये small। याद। समझ में आया क्या। यस सर। yes, हाँ sir. तो सर। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मुझे दो अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत पड़ी, और ये किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये y जो डिस्टेंस देगा मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्टिव का देगा, डिस्ट्रक्टिव का क्या होगा, 2n प्लस सॉरी n प्लस 1/2 लैम्डा लिख सकते हैं। हाँ वो भी चलेगा। सही है। यस सर। Yes, sir. सर आपने उसका लॉजिक नहीं बताया, n डिस्ट्रक्टिव छोटा है। अब मैं वापस से लॉजिक पे चलता हूँ। लेट से कि तुमने बोल दिया कि लैम्डा काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है, लैम्डा इज लेट से 1 एंड डी इज बहुत बड़ा, डी लेट से है तुम्हारा 1000। तो क्या ये वैल्यू काफी ज्यादा छोटा यस सर। है ना। तो थीटा को मैं हाँ। छोटा बोल सकता हूँ, लेकिन एन भी तो इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो Okay. n एन Yes, का मल्टीप्लाइड वैल्यू अगर 1000 हो गया तो क्या ये अब थीटा छोटा हो पाएगा क्या। नहीं. बट प्रैक्टिकली देखते हैं तो लैम्डा तो बहुत नैनोमीटर में गिनता है और डी मिलीमीटर में गिनता है, ना तो वो कंपेंसेट ना नहीं कर ना देगा क्या अभी n को? क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं। हर एक जगह पे नैनोमीटर और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में नहीं होता है, लैम्डा मीटर में भी होता है, पता है ना तुम्हें, रेडियो वेव हाँ माइक्रोवेव। होता तो फिर Yes, वो sir. तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन मिले तुम्हें, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। सर मतलब ये जो विजिबल लाइट के अलावा भी देते हैं क्या वाईडीएसी, आप बता रहे हैं? हाँ वाईडीएससी हर एक के लिए होता है,
कोई सा भी वेव्स हो। मुझे लगा visible, इंटरफेरेंस है मतलब ना, ये इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस तो हर एक वेव के लिए होता है। हमको दिखाई नहीं देगा, वो बात अलग है क्या ऐसा, या तो फिर वो देगा? वो हाँ, वो बात अलग है। साउंड जैसे है तो सुनाई देगा तुम्हें, दिखाई नहीं देगा। वैसे वो दिखेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। ये अप्रोक्सीमेशन लिया है। ध्यान देना कि ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन है। तो मैं ये और ये लिख सकता हूँ। अगर यही अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो फिर मुझे इस वाले मेथड से करना होगा। क्लियर? अच्छा, पार्ट डिफरेंस हाँ, बार देखना। बार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा अप्रोक्सीमेशन, अगर ये अप्रोक्सीमेशन तुमने लिया है, अगर ये अप्रोक्सीमेशन लिया है तो फिर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ। ये जो फॉर्मूले दो निकाले, इसको यूज़ कर सकता हूँ। और अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है क्या? तो दो यस सर। अप्रोक्सीमेशन होना ही चाहिए। हाँ। Yes, चलो, अब तो ये हो गया हमारा YDC एक्सपेरिमेंट, और इसमें मैं फ्रिंज विड्थ बता देता हूँ। approx- फ्रिंज विड्थ, sorry, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? जो सेंट्रल मैक्सिमा बना है उसका विड्थ है। ये जो मैक्सिमा है इसका जो विड्थ होता है, इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। सेंट्रल वाले को। हम्म। सिर्फ सेंट्रल नहीं, कोई सा भी मैक्सिमा हो, कोई सा भी मिनिमा हो, इसके विड्थ को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो मिनिमा का कौन सा विड्थ होगा? ये जो डिस्टेंस है, ये होगा मिनिमा का मतलब फ्रिंज जो विड्थ। दोनों पीक के बीच में। हाँ ओके, बिल्कुल। ठीक है। तो मिनिमा आइदर, ये नहीं होता कि ओनली जीरो, बट अब मैं ठीक समझाता हूँ। है, जीरो। इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा है, और इस जगह पे मैक्सिमा है, और फिर ऊपर और चला जाएगा तो मैक्सिमा है, और इस जगह पे मिनिमा है। तो किसी भी दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? फ्रिंज विड्थ, जिसको हम लोग बीटा से करते हैं। या फिर किसी भी दो कंजिक्यूटिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है क्या? हाँ सर, समझ गया। यस सर। नोड नोड, यस। और ये सब तुम्हें पता है, फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कितना होता है? लैम्डा डिवाइड लैम्डा डी बाई। अप्रोक्सीमेशन के साथ। हाँ Yes. वही। तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए बेसिकली। ये फ्रिंज विड्थ याद है तो तुम्हें हर एक चीज़ याद है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। इस जगह पे है सेंट्रल मैक्सिमा, इस जगह पे है फर्स्ट मैक्सिमा, इस जगह पे है सेकंड मैक्सिमा, ऊपर होगा थर्ड मैक्सिमा, और बीच में होगा मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। अब तुमसे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा कि बताओ सेंट्रल मैक्सिमा से सेकंड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस लेंथ। 2 लैम्डा डिवाइड। तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता मीटर है। है? बीटा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस बीटा बाई बीटा टू। बाई 2। और ये सिमेट्री है। इनफैक्ट ये हर एक डिस्टेंस बीटा बाई टू है, हर एक डिस्टेंस बीटा बाई टू है। यस। तो अब उसके हिसाब से तुम काउंट कर लो। तो यहाँ पे अगर तुम्हें बीटा बोला बाई गया कि सेंट्रल मैक्सिमा से सेकंड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, वाई का वैल्यू कितना है, कितना हो जाएगा? 2 बीटा। 2 बीटा। है ना? सेकंड मैक्सिमा है तो एक मैक्सिमम में बीटा, दूसरे में बीटा। अगर बोला जाए थर्ड मिनिमा के लिए कितना डिस्टेंस है तो बोलो।
सेंट्रल से 1 2 3 4 5 5 5 I बीटा beta बाय by 1 2 3 4 5 5 बीटा बाई 2। यस ठीक है, yes sir. या फिर तुम यहाँ तक के लिए बोल सकते हो कि ये बीटा बाई 2 है और ये 2 बीटा पहले से था, तो 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2। समझ में आया? तो बेसिक सा चीज़ है, Yes तुम्हें अगर फ्रिंज विड्थ पता है तो फ्रिंज विड्थ से तुम आराम से कोई सा भी लोकेशन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है क्या? yes sir. नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालते हैं? वैसे तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका जो हम लोगों ने सीखा है उसी तरीके से करो, हमेशा सही आंसर आएगा। लेकिन कहीं कहीं पे फॉर्मूला दिया जाता है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। लेट्स से कि इस जगह पे 3 लैम्डा है, तो हम लोग कैसे करते थे, इस जगह पे 0 और इस जगह पे 3 लैम्डा इन्फिनिटी पे, और इधर भी 3 लैम्डा। काउंट कर लो मैक्सिमा कितने होंगे। समझ में आया? हाँ सर, बीच में लैम्डा 2 लैम्डा हुआ है। तो ये लोग किस तरीके से करते हैं, एक नया फॉर्मूला निकाल दिया है कि अगर तुम्हें मैक्सिमा चाहिए, नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना होगा, तो उसके लिए तुम्हें d बाय लैम्डा का वैल्यू देखना पड़ेगा। ये क्या डी बाई लैम्डा है क्यों? इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो वैल्यू क्या बोलते हैं साइन थीटा एन लैम्डा बाय डी था, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। Yes अच्छा sir. हाँ, जब वो पूरा 90 हो जाता है इन्फिनिटी को अटेंड करेगा। है ना? तो उसके Okay. हिसाब से फिर ये चीज़ को उसने निकाला है। खैर मैं बोलूँगा इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका लेते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डी बाय लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिंपल सा इस प्रोसेस को याद रखो, ज़्यादा बढ़िया है और हमेशा सही आंसर आएगा। हाँ ठीक है, फिर तो अपन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ। ओके। क्वेश्चन ऐसा है कि एक वाइड गेस एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि डी का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर और स्मॉल डी दे रखा है 1 mm, और लैम्डा जो है दोनों सोर्स का वो 1/2 mm है, गिवन दैट द बोथ द सोर्स आर इन द सेम फेज। पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा। दूसरा, find the number of maxima and minima on the screen। सॉल्व करो इसको। Yes. देखो, तो हाँ सबसे sure. पहले तो मुझे ये चेक करना है कि मैं अप्रोक्सीमेशन इसमें यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, और ये डी के वैल्यूज़ या लेमडा के वैल्यूज़ को चेक करने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे डी और स्मॉल डी के बारे में अगर कमेंट करें तो डी तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है, लेकिन ये Yes. अप्रोक्सीमेशन नहीं ले नहीं सकते ले हम लोग। सकते। Yes. हाँ दोनों MM में. तो ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, और इस अप्रोक्सीमेशन को अगर लेंगे तो हम लोग sin theta equal to n lambda by डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा बोल सकते हैं, okay. Yes sir. एंड वाई इज इक्वल्स टू डी टेन थीटा बोल सकते हैं। तो वैल्यूज को पुट कर लो। हमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेंट्रल मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लैम्डा डेल्टा हो एक्स जाएगा delta। है ना, Lambda. लैम्डा बाई डी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 30 हाँ. 1/2। सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
यस सर। इसका मतलब ये है कि दो सोर्सेस तो हैं यहाँ पे, और इंटरफेरेंस 30 डिग्री पे मुझे पहला मैक्सिमा दे रहा है। पहले क्या होता था, बहुत ही छोटा एंगल होता था, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे मिलता था, तो ये एंगल काफ़ी छोटा मिलता था अगर अप्रोक्सीमेशन होता तो। ठीक है, तो ये थीटा आ गया, तो इस थीटा का वैल्यू पुट कर लो, y इज इक्वल टू डी tan 30, तो डी का वैल्यू पुट कर लिया 1/√3 √3 यस मीटर। ये आंसर आ गया। अब नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा देख लेते हैं कितने होंगे। तो स्मॉल डी 2 लैम्डा। डी और लैम्डा में मुझे रिलेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दो जो सोर्सेस हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी, और डी लैम्डा के टर्म्स में मुझे चाहिए। कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस यस कितना होगा, 0, और इस जगह पे कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, बीच में आएगा +2। लैम्डा, इस जगह पे लैम्डा और इस जगह पे 2 लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लो, अगर सिर्फ ऊपर पूछे, सिर्फ ऊपर पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, बराबर है क्या। अच्छा हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि सेंट्रल मैक्सिमा को एक्सक्लूड करके सिर्फ ऊपर पूछ रहा है तो 2 होगा, और टोटल पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा को मिला करके तो फिर 5 होगा। 5। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो बने वो 5 बने। और कई बार बोलते हैं कि इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करना है, अगर इन्फिनिटी को एक्सक्लूड किया तो टोटल मैक्सिमा कितना बना, 3। 3 यस सर। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी सब्जेक्टिव, वो काफ़ी दूर है, कितना दूर पता नहीं, तो वो मैक्सिमा मिल पाएगा, वो कंसिडर कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। सो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे मिल गया। और दूसरा जो फॉर्मूला था डी बाय लेमडा, अगर उस तरीके से करें ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये जो 2 दे रहा है, ये 2 सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर के ऊपर का दे रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, इवन सेंट्रल मैक्सिमा को भी काउंट नहीं कर रहा है। तो 2 ऊपर है तो 2 नीचे है और एक बीच में, तो टोटल 5 हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। हाँ यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और YDSC एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है। YDSC एक्सपेरिमेंट जिसमें कि D का वैल्यू गिवन है तुम्हें 1 mm, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दे रखा है D इज इक्वल टू 1 मीटर। स्क्रीन ऑन द स्लिट सोर्स टू बी below। और तुम्हें बोला गया है कि इंटेंसिटी जो है, एक का 4I0 है और दूसरे का इंटेंसिटी I0 है, ऐसा। तो अब क्वेश्चन क्या है उसको समझना। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, फाइंड फ्रिंज विड्थ। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। थर्ड is intensity at y is equals to 1/3 mm. Fourth one is
1000th मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा वो तुम्हें निकालना है। फाइंड द लोकेशन ऑफ 1000 मैक्सिमम, मतलब y तुम्हें निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा से। इतना ही करो। सॉल्व करो इसे। सर देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फ्रिंज विड्थ तो आराम से निकल गया होगा तुम लोग का। यस सर। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा का वैल्यू कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू 1 है और स्मॉल डी 1 इंटू 10⁻⁻3। इससे तुम्हें बीटा निकल के आ गया 0.5 mm। दूसरा क्या मांगा है मुझसे, तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मिनिमा एंड सेंट्रल मैक्स। तो कितना हो जाएगा बोलो। फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा। प्लस दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच में डिस्टेंस बीटा होता है, 1 2 3 4 4 बीटा, और एक ये डिस्टेंस है बीटा बाई 2। तो 4 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया ये 9 बाई 2। बाय 2 बीटा। ठीक है, ये आंसर आ गया 9 बाई 2 बीटा। यस थर्ड वाला देखो, बोला कि y इज इक्वल टू 1/3 mm पे इंटेंसिटी कितनी है। तो मुझे ये बताओ कि y इज इक्वल टू 1/3 छोटा एंगल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसी चीज़ पे हर एक चीज़ डिपेंड करता है अप्रोक्सीमेशन वगैरह। पहला अप्रोक्सीमेशन जो स्मॉल डी है, सॉरी उल्टा कर दिया, ये तो होगा ही होगा, ये डी और ये क्या ये y हमारा छोटा है d के रेस्पेक्ट में, क्योंकि tan थीटा क्या होता है y बाई डी, यस सर। है ना। तो इधर से हाँ थीटा इज स्मॉल हमें पता चल चुका है, क्योंकि y का वैल्यू 1/3 हमने लिया है। अब समझो इंटेंसिटी रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है मुझे नहीं पता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में भी इंटेंसिटी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर ऑफ I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव। मुझे क्या चाहिए डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव पता चल गया तो काम हो जाएगा। तो डेल्टा फाइव कैसे निकलता है के डेल्टा एक्स से। तो मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, आया ना, मेरी बात यस समझ में आई कि नहीं। तो 2 पाई बाय हाँ लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। हाँ पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा डी साइन थीटा वाई बाई डी। बी साइन थीटा से, बराबर। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, हम लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये, तो साइन थीटा को भी वाई बाई डी लिखेंगे तो सर दोनों मिलीमीटर में है ना, तो वो बहुत छोटा है। अब यहाँ से थीटा ये भी छोटा है, तो साइन थीटा हाँ टेन थीटा इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया वाई बाई कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा डेल्टा यस एक्स। अब डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे मैं 1 mm। पुट कर लेता हूँ स्मॉल डी कैप वाई अपॉन कैपिटल डी। कितना आ रहा है ये 2 पाई। लैम्डा का वैल्यू बोलो 5000 था ना, हाँ 5000। और स्मॉल डी का वैल्यू, वाई का वैल्यू कितना है 1 वन mm। बाई थ्री, और कैपिटल डी का वैल्यू 1 है। देखो ये कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। तो 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 आया एंगल। हाँ सर समझ गया, मैं पहले ही सोच रहा था इतना छोटा कैसे। ओके
तो फेज डिफरेंस निकल गया। फेज डिफरेंस निकला तो इसमें मुझे वैल्यूज को पुट करना है और कुछ तो काम अब मुझे दिख नहीं रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा 4i0 प्लस i0 प्लस रूट में आएगा ये हमारा 4i0 और कॉस ऑफ 4 पाई बाय, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, that will be 3i0। क्लियर है? लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या बोला है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ 1000th मैक्सिमा, मतलब y का वैल्यू। इस जगह पे है सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैक्सिमा फिफ्थ मैक्सिमा सिक्स मैक्सिमा ऐसे करते जाओगे तो एक 1000th मैक्सिमा आएगा। और ये क्या है, n का वैल्यू है, n इज इक्वल टू 1000, है ना। तुमसे ये जो डिस्टेंस है y मांगा है, क्या मैं इस y को छोटा बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? अगर y छोटा होगा तो थीटा छोटा होगा, तो हम लोग y का आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। n का वैल्यू पुट करेंगे, सभी का वैल्यू पुट करेंगे, y आ जाएगा। लेकिन इसमें दो अप्रोक्सीमेशन है, और लैम्डा इज मच मच लेस देन डी। ये अप्रोक्सीमेशन तो वैलिड है, लेकिन मैंने इसमें बोला था कि n छोटा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा है ना। यस सर वो तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो मतलब इसीलिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन, सॉरी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा होगा। और यहाँ पे साइन थीटा को मैं कितना लिखूंगा, एन लेमडा बाई डी, और एन का वैल्यू कितना है 1000। 1000 समझ में आएगा? ये यस सर तो क्या यहाँ से थीटा निकल सकता है? हाँ अब थीटा मतलब हाँ अच्छा खासा मिल रहा है स्टैंडर्ड शायद है ना। तो इधर से तुम्हें थीटा कितना निकल के आ रहा है, 10 की 1 पावर बाई 6 टू, हाँ 1/2, और थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा का 30 डिग्री आ गया तो ये अप्रोक्सीमेशन तो ऑलवेज वैलिड है, तो मैं इसे थीटा बोल सकता हूँ, और इसे y बोल सकता हूँ, इसे d बोल सकता हूँ, और टेन थीटा कितना आ जाएगा, y बाई y डी। बाई डी। सो y कितना आ जाएगा, d टेन थीटा, d का वैल्यू 1, टेन 30 आ जाएगा 1/। रूट 3 मीटर। समझ में आएगा? हाँ सर समझ गया, सर अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखना हाँ, पड़ेगा। अगर इसी में बोलता है नंबर ऑफ मैक्सिमा बताओ कितना है, तो डी नंबर बाई ऑफ लैम्डा का बॉक्स नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो d बाय लैम्डा का तुम ग्रेटेस्ट फीचर ले सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इस d को लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हो। d लैम्डा के टर्म्स में कितना आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा। हाँ तो बड़ा ही बहुत आएगा बड़ा ना, आ जाए बड़ा ही आएगा, छोटा थोड़ी ना आएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस 1000 तक पहुंच रहा है, n का वैल्यू 1000 मैक्सिमम। d कितना था, d हमारा है 1 mm 1 mm, और लैम्डा कितना है 5000 5000 इंटू 10⁻⁻10, ये है 1 इंटू 10⁻⁻3, कितना आ गया ये 5 इंटू 10⁻⁻7, सर 2000 लैम्डा आ रहा है, 2 10⁻⁴ कितना आ रहा है ये सर एक 2000 सेकेंड। लैम्डा। डिवाइड कर लो ना, डिवाइड करोगे तो भी पता चल जाएगा। हाँ 2000 लैम्डा आ रहा है, सही है। तो फिर टोटल हो जाएंगे 4000। इसका मतलब इस 4000 जगह पे, इस जगह पे जीरो है, और इन्फिनिटी पे हाँ कौन सा मैक्सिमा होगा 2000। 2000। तो बीच में कहीं कहीं पे 1000th मैक्सिमा आया है, इसीलिए हमारा एंगल छोटा नहीं हो रहा था। समझ में आया क्या? अच्छा क्योंकि ये 90 डिग्री ज्यादा। है, इसका मतलब ये नहीं कि थीटा 45 डिग्री है, ठीक है। अनइवन हो जाता है जब हमारी सिमेट्री नहीं होती है, तो ये अनइवन हो जाता है। तो यहाँ से डी बाय लेमडा से भी हम लोग ये चीज़ निकाल सकते थे, और डी बाय लेमडा से अगर हम लोग ये करते तो 2000 हमारा निकल करके आता। क्लियर है क्या? तो टोटल फिर यस ओके फिर 4001 हो जाएगा।
Yes. चलो ठीक है, फिर ये आज हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। इसमें अभी मॉडिफिकेशंस करना बाकी है वाईडीएससी में, ओके, तो चलेगा। तो मॉडिफिकेशन नेक्स्ट ऑफ क्लास हम वाईडीएससी। लोग केटी मैम से बोल के लगवा ले आपका, या फिर आप खुद से नहीं, टाइम मैं खुद दोगे? ही बोल दूंगा, ठीक है। चलो केटी मैम को बोल देंगे तो वो टाइम टेबल में डाल देंगी, अगर हम लोग बोलेंगे। ज़रूरत नहीं है ना, मैं खुद ही लूँगा, अपने हिसाब से क्लास देख लूँगा किस टाइमिंग पे फ्री है, मैं उस हिसाब से कर लूँगा। चलेगा।